नमस्कार दोस्तों। आज 13 तारीख को हम उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। जो द्वितीय चरण का चुनाव होने वाला है और आज की जो कई तरह की गतिविधियां रही हैं उनका जो है हम एनालिसिस करेंगे। कल हमने देखा था हमारे वीडियो में कि हिजाब कंट्रोवर्सी नेशनल स्तर पे पहुंचा दी गई है और हिजाब की वजह से बहुत सारी दिक्कतें जो है क्षेत्रीय दलों को हुई है। आइए, मैं पार्थ कौशिक आपका स्वागत करता हूं अपने पॉलिटिकल चैनल पे, जिसमें पॉलिटिकल एजेंडा कार्यक्रम जो है हमारा, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह की चीज़ें गतिविधियां जो है हो रही हैं इस यूपी इलेक्शन में। आज दिन भर जो है योगी आदित्यनाथ के भाषण जो है लगातार चल रहे हैं, जिनमें उन्होंने बोला कि तालिबान सोच से नहीं चलेगा, ये देश तालिबान सोच से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा और संविधान ही सर्वोपरि है और किसी को भी अराजकता फैलाने नहीं दी जाएगी। और इस तरह से उन्होंने पूर्ण रूप से अपने पुराने फार्मूला 20/80 का जो है निष्कर्ष निकालने की कोशिश की है। और ध्रुवीकरण जिस रफ्तार से हो रहा है, आज भी मालेगांव में धरना प्रदर्शन किया गया, महाराष्ट्र में और कई जगहों पे धरना प्रदर्शन किया गया और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इसे नेशनल टू लोकल मुद्दा बना दिया है, उससे क्षेत्रीय पार्टियों को लगातार दिक्कत हो रहा है। आज मैंने अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत सारे यूट्यूबर्स से और क्या कहते हैं लोकल न्यूज़ चैनल के यूट्यूब चैनल से लगातार बात करके देखा। मैंने जानने की कोशिश की कि किस तरह का माहौल है और किस तरह की समस्याएं और चीज़ें जो है वो हर पार्टी फेस कर रही है इस समय। किसी भी पार्टी को, चाहे वो हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी को है, बहुत ही संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं इस चुनाव को। जिस तरह के एनालिसिस है, लोगों में बदलाव आ रहा है, लोगों के विचार अब बदल रहे हैं। अभी हमने देखा कि किसान मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन इस फेज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले जो 2-3 दिनों से और आज योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से पैन इंडिया लीडर के रूप में एक भाषण को देना और लगातार हिजाब कंट्रोवर्सी को बताना, ये जो है हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। लेकिन मैंने अपने पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि लाइफ साइकिल में इस तरह की समस्याएं जो है हर पीढ़ी को सहनी पड़ती है और उसका समाधान भी उस पीढ़ी को निकालना है। हमारे पीढ़ी के जितने भी योद्धा हैं या राजनीतिक योद्धा जिनको मैं कहता हूँ, उनकी अपनी सोच है ना, लेकिन वो सोच और विजनरी प्राइम मिनिस्टर की सोच जो है मैच नहीं कर रही है। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से आज स्टैंड लिया है एक पैन इंडियन लीडर के लिए के रूप में, उससे ज़रूर ही भारतीय जनता पार्टी पर असर पड़ेगा और इसका मेन असर चौथे और पाँचवें चरण के चुनाव में हमको पूरी तरह से पता चल जाएगा। क्योंकि दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में अभी थोड़ा सा समय है, 1 हफ्ते का समय मिल जाएगा, 14 के बाद 20 को वोटिंग पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मेरा जहाँ तक एनालिसिस है कि चौथे और पाँचवें चरण के चुनाव में हम उसको देखेंगे। लेकिन दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में किस तरह से, जो मैंने बात करके एनालिसिस निकाला है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊपर उठ रहा है, कांग्रेस का ग्राफ ऊपर उठा है, उसकी हम एक छोटी एनालिसिस करके देखते हैं। जो भी बातचीत हुई है, सैंपल सर्वे, इन्फ्लुएंसर्स के ब्लॉग्स, क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर के ब्लॉग्स, बहुत सारे जो न्यूज़पेपर है जैसे द हिंदू का द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, उसके अलावा दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदी पट्टी के जो है दैनिक भास्कर की भी कुछ खबरें जो एमपी से रिलेटेड है और राजस्थान के मूवमेंट को रिलेटेड है लेकर के हुआ है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी जो है रही है वो नॉन करप्शन लीडर के रूप में रही है। करप्शन को उन्होंने कम किया है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण खबरें जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रहा है
वो जो है एक शिपयार्ड कंपनी है जिस लगभग 2,500 करोड़ 22,000 करोड़ का जो है जिसके ने बैंकों का घाटा किया है, कर्जा लेकर के भाग गई है, कुछ फ्रॉड टाइप का सिस्टम हो गया है। और क्या कहते हैं 22,500 करोड़ का ये एक सेटबैक रहा। दूसरा सेटबैक रहा योगी आदित्यनाथ का, जिस तरह से पैन इंडिया जो है भाषण दिया गया उनके द्वारा, और ये बताने की कोशिश की गई है कि संविधान और आपकी व्यक्तिगत सोच दोनों में अंतर है। ये देश संविधान से चलेगा, फोकस संविधान पे होगा, और बहुत ही क्लियर उन्होंने ये इस बात को मेंशन किया है। अब इन सब चीज़ों का असर जो है वो पार्टियों में पड़ेगा। और अभी तक जितने भी टीवी डिबेट्स हुई हैं उनमें मैंने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता रहे हैं वो उस तरह की चीज़ों को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अब चूँकि देखिए, एक बार अगर इस तरह की जब कम्युनल जो है वायलेंस वाली चीज़ें बढ़ने लगती हैं, हिंदू मुसलमान होने लगता है, तो बीजेपी को नेचुरल फ़ायदा होता है। और यही फ़ायदा जो है उसको आने वाली चुनाव में जो डेंट था वो 2-3 दिनों में उस डेंट को उन्होंने कवर कर लिया है। आइए जो है हम अपने एनालिसिस से देखते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या क्या काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का इम्पैक्ट फैक्टर आज भी बढ़ा, 8.5 हुआ है ना। कांग्रेस पार्टी का इम्पैक्ट फैक्टर आज हुआ है। आज बीएसपी का इम्पैक्ट फैक्टर थोड़ा कमज़ोर पड़ा है ना। बीएसपी का इम्पैक्ट फैक्टर कमज़ोर पड़ा है और ये और भी नीचे जा सकता है, लेकिन चूंकि ये दूसरे ही दौर का चुनाव है, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है कि जो निचला तबका है, जो कैडर बेस्ड पार्टी है, जिस कैडर को इसने बनाया है बीएसपी ने, वो रिलीजियस थिंग्स में बहुत ही रिजिड है। इवन अपर कास्ट हिंदू से और मतलब लोअर कास्ट हिंदू ज़्यादा रिजिड है अपने रिलीजन को लेकर के या अपने धर्म को लेकर के। उसकी आस्था थोड़ी सी ज़्यादा कठोर है, वो ज़्यादा रिजिड है, वो ज़्यादा स्टेबल रहता है, वो अपने थॉट प्रोसेस में एकदम मजबूत रहता है। तो इसका वजह से ये जो है बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है या जो इम्पैक्ट है वो कम हो रहा है, और वो शिफ्ट होगा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी आज अपने चरम को छूने के बहुत करीब पहुंच गई है। जो है 9 इम्पैक्ट फैक्टर मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि देखिए ये पहले हो नहीं पा रहा था, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को बैकिंग दी गई है इंटरव्यूज़ के द्वारा, प्रधानमंत्री के कई पन्नों के इंटरव्यू जो है आज के न्यूज़पेपरों में छपे हैं, हिंदी पट्टी के किसी भी न्यूज़पेपर में उठाएंगे तो प्रधानमंत्री के इंटरव्यू होंगे। और जिस तरह से उन्होंने बैकिंग की है, जिस तरह से उन्होंने बताया है कि कितने मुसलमानों को उन्होंने घर दिया, कितने मुसलमानों को करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप दी, कितने दलित पिछड़े समाज के लोगों के लिए किया है, और जिस तरह से उन्होंने बैकिंग की है योगी आदित्यनाथ को, उस हिसाब से मुझे जो है लग रहा है कि अब ये डेंट क्लियर, मतलब जो अभी तक किसान आंदोलन और समाजवादी पार्टी का उत्साह था वो थोड़ा सा जो है निराशा में बदलने की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता तो उतने उत्साह में नहीं लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी के प्रति आम जनमानस में एक दृढ़ छवि बनती जा रही है ना। और समाजवादी पार्टी इसी को काउंटर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन काउंटर अभी तक हो नहीं पा रहा है। उसका कारण ये है कि कोई भी बड़े नेता का बहुत ही संतुलित भाषण आ रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि उनको पता है कि ये वो पिच है जिस पे योगी आदित्यनाथ का कोई तोड़ नहीं है। इसलिए आज दिन भर की जो गतिविधियां हैं उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी और बसपा पार्टी जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में मुख्य रूप से इस चुनाव में समझी जा रही हैं, उनका ग्राफ डाउन हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का ग्राफ अप हुआ है। और ये दूसरे फेज़ के जो इलेक्शन है उसका भी बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। वोटर परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का निश्चित बढ़ने वाला है, और मुझे जहाँ तक उम्मीद लगती है कि अब धीरे धीरे जो है लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी से थोड़ा सा शिफ्ट होकर के त्रिगुटीय होने की उम्मीद है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी आ रही है। आज के पॉलिटिकल एजेंडा में बस इतना ही। धन्यवाद। कल के वोटिंग के बाद हम ये बताएंगे आपको कि किस तरह की जो मेरी बातें हैं, आज की जो एनालिसिस है वो किस तरह से है। आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 3 से 5%
बाई वॉल्यूम जो है वोटर्स का परसेंटेज बढ़ना है। बाई वॉल्यूम मतलब परसेंटेज में तो कम हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा लोग, पिछले चुनाव में जितने लोगों ने वोट दिया था उससे 3 से 5% वोट बढ़ेगा, और हो सकता है कुछ जगहों पे 8% हो जाए। और अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जो मैंने इम्पैक्ट फैक्टर एनालिसिस किया है वो उसको प्रूफ करता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। अब हम अगले दिन मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।